गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड एज के करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की चल रही है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। इंटरनेशनल रिलेशन की कुछ टॉपिक्स बची हुई है, चलिए आइए देख लेते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के साथ। कल हम लोग इंडिया चाइना वाटर रिलेशन देखे थे, तो आज हम लोग इंडिया बांग्लादेश रिलेशन देखेंगे। उसके बाद इंडिया वियतनाम वर्चुअल समिट हुई थी, इसके बारे में देखेंगे। एंड देन टाइम लगा तो ब्रेक्जिट टेल देख लेंगे, ब्रेक्जिट के बारे में एक बार रिवीजन हो जाएगी आपके पास, क्योंकि काफ़ी सालों से ये खिचड़ी बन चुका था, अब जाके ये कहीं ना कहीं सॉल्व हुआ है, तो इसलिए इसको देखेंगे। टिबेटन पॉलिसी क्या है और सपोर्ट एक्ट क्या है, इस कानून के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, साइंस एंड इकॉनमी, इन्वायरमेंट, ये सब कंप्लीट हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो आज के लिए पहले आप लोग मेंस की क्वेश्चन देख लीजिए, GS 3 की है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो इरिगेशन का उस सिचुएशन में जहाँ पे वाटर क्राइसिस है इंडिया में, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको बतानी है। कुछ चैलेंजेस भी आपको नोट डाउन करनी है। जो भी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को अगर हम लोग इंडिया में अडॉप्ट करते हैं तो उससे क्या क्या चैलेंजेस निकल कर आएगी, उसको आप लोग को बताना है। सेकेंड है कि इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत है कि अपनी जो एनर्जी टेक्नोलॉजी इनोवेशन है उसको इंटीग्रेट करे और अपने ब्रॉडर एनर्जी पॉलिसीज़ में। साथ ही साथ इसका आपको सिग्निफिकेंस हाईलाइट करना है। कुछ जो भी स्टेप्स यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है उसको मेंशन करना है। तो 10 मार्क्स की ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 150 वर्ड्स में आंसर लिखनी है। तो ध्यान से देखिएगा और इसमें लिखने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। थर्ड है कि आपको डिस्कस करना है कि जो आत्मनिर्भर भारत का आइडिया है वो कैसे हमारे ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सेल्फ रिलायंस से आपको आगे निकल कर देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि जिस तरीके से हम लोग आ रहे थे, अपने आप को सेल्फ रिलायंट कर रहे थे, लेकिन अचानक से कोविड के दौरान आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट दिया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो आपको क्या लगता है कि ये कितने हद तक और आगे हैं। फोर्थ है यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है और जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रहा है, इसका काफ़ी ज़्यादा ग्रेव इम्प्लीकेशंस है। कमेंट करना है इस स्टेटमेंट के ऊपर। साथ ही साथ आपको कुछ मेजर्स भी बतानी है जिससे कि हम लोग क्लाइमेट रेजिलियंस अपने इंडिया में बिल्ड कर सकें। तो ये चार क्वेश्चन हैं, काफ़ी बेसिक है। आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है कि इसका आंसर कैसे लिखे। जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, क्वेश्चंस के जो आंसर लिखने हैं ना आपको मेंस में, इसकी 3 फॉर्मेट होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर बॉडी लिखिए और फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखिए। अब इसमें लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन में अगर आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग सबसे पहले किसी भी वर्ड का आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन में मैं यहाँ पे बताऊँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बता सकते हो कि माइक्रो इरिगेशन क्या है। ठीक है, एक सबसे बेस्ट तरीका है आंसर को स्टार्ट करने का, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर आपके पास डेटा है कि कौन सी ऐसी इंडिया में एरिया है जहाँ पे वाटर क्राइसिस की सिचुएशंस ज़्यादा है, तो आप लोग डेटा से स्टार्ट कीजिए, किसी भी इंडेक्स को कोट करते हुए, किसी भी रिपोर्ट को कोट करते हुए और फैक्ट्स के साथ स्टार्ट कीजिएगा, तो वो एकदम सुपर से भी डुपर अच्छा आइडिया है। लेकिन अगर कुछ नहीं याद आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी भी टर्म को डिफाइन कीजिए। ये 2 तरीका होता है अपने आंसर को स्टार्ट करने का। और ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। इट मीन्स कि इट इंक्लूड्स ओनली 2 to 3 स्टेटमेंट्स, नॉट मोर देन 2 to 3 स्टेटमेंट्स। ओके, 3 स्टेटमेंट्स से ज़्यादा आप लोग को लिखना भी नहीं है, एकदम शॉर्ट में लिखिए। उसके बाद आता है आपका मेन बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में वो लिखना है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपसे सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है तो चुपचाप सिग्निफिकेंस लिखिए। अब इसको आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हो इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हो, या फिर सिग्निफिकेंस आप लोग पॉइंट में भी करके लिख सकते हो, जैसे अच्छा लग रहा है। सिग्निफिकेंस लिखिए, साथ ही चैलेंजेस पूछा जा रहा है तो एक पैरा चेंज करके आप लोग चैलेंजेस लिख दीजिए। और उसके बाद आप लोग को कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आप लोग को एक छोटा सा ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखना है कि हाँ, वाटर क्राइसिस है, वहाँ पे अगर हम लोग माइक्रो इरिगेशंस जैसे मेथड को अपनाएंगे तो उससे क्या जो है बेनिफिट होगा आगे चलकर। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कौन कौन सी ऐसी गोल है जो कि इससे लिंक हो पा रही है, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। इंडिया में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका समाधान हो पाएगा। तो इस तरीके से लिखते हुए आप लोग वे फॉरवर्ड, उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन जरूर लिखेगा। वे फॉरवर्ड नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। देखिए, जब भी चैलेंजेस आप लिखते हो ना कभी भी, तो चैलेंजेस लिखते हो तो उसके बाद वे फॉरवर्ड ज़रूर लिखिए। वे फॉरवर्ड मीन्स क्या करना चाहिए सरकार को या क्या करना चाहिए हमारे इंडियन सिटीजन्स को। तो 2-3 पॉइंट इसको ज़रूर लिखिए। अगर आप लोग कोई भी तरीके का जैसे प्रॉस एंड कॉन्स लिखना होता है, जब आप लोग क्रिटिकली एनालाइज करते हो किसी क्वेश्चन में, तो उसकी पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट लिखते हो। तो जब कॉन्स लिखते हो ना तो उसके बाद आप लोग को सोल्यूशन भी देना है कि बुराई करके आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन
फील्ड में आ रहे हो, वहाँ आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आ रहे हो, आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, तो उसमें आप लोग अगर बुराई निकाल के रख दोगे तो फिर आप क्यों आ रहे हो? आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, तो सोल्यूशन लिखते चलिएगा, इससे आपको आंसर में नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो ये एक बेसिक तरीका है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग कोशिश कीजिए एक क्वेश्चन को ही लिखने का, आधे घंटे चले जाएंगे, 45 मिनट भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग अपने आंसर जो भेजते हो ना, उसमें एक कॉर्नर में टाइम ज़रूर लिखिए। जब आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो अपने स्टॉप वॉच को ऑन कीजिए, और जब आप लोग एंड करते हो तो उसको स्टॉप वॉच को ऑफ कीजिए। कितना टोटल टाइम हुआ, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, इसको ज़रूर यहाँ पे मेंशन कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपके माइंड में एक कैलकुलेटेड चीज़ें रहेगी कि नेक्स्ट टाइम आप आंसर लिखोगे तो एटलीस्ट इससे कम टाइम में लिखना है, क्योंकि एक आंसर आपको 7 मिनट्स में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये 7 मिनट्स में जब आपको एक आंसर पूरा लिखना है, जिसमें इंट्रोडक्शन भी है, बॉडी भी है, कंक्लूजन भी है, तो इस तरीके से अगर आप लोग टाइम लिमिट में, अगर टाइम फ्रेमवर्क में अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आगे चलकर एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, रिलैक्स फील करोगे, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सारे छूट जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं जो मैं बता रही हूँ, काफ़ी पूछा जा रहा था ग्रुप में, तो मुझे लगा मैं यहीं डिस्कस कर देती हूँ। साथ ही अगर आप लोग अपने आंसर लिख लिए हो और आप चाहते हो कि आपके आंसर को कोई चेक करे, इवेल्युएट करे, आपको बताए 40 मार्क्स का ये चारों क्वेश्चन है, तो उसमें आप आउट ऑफ आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, तो इस तरीके से अगर आप लोग को अपने आंसर को चेक कराना है तो आप लोग हमारे द्वारा जो इस यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए बस आपको यहाँ पे मेल करना है, मेल कीजिएगा, उसके बाद आपको प्रोसीजर बताई जाएगी, फिर आप लोग आराम से ज्वाइन करके आप अपने आंसर शीट को ज़रूर भेज सकते हैं। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे नहीं, अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। एक्चुअली अभी एक वर्चुअल समिट हुई थी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच में। वर्चुअल समिट कहने का मतलब है कि जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोई भी कंट्री जो है इंटरनेशनल टूर पे नहीं जा रहे हैं, किसी भी तरीके का समिट आप ले सकते, चाहे वो बायलैटरल हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की समिट हो, ये ऑनलाइन हो रहा है। इट मीन्स कि जैसे आप लोग वीडियो कॉल करते हो ना, तो उसी तरीके से हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच में ये वीडियो कॉल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि समिट में बातें क्या हुई है। कोई भी समिट हो उसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है कि दो कंट्री के बीच में है, तब तो और ज़्यादा फोकस करना है कि हमारी कंट्री और जो नेबर कंट्री है उनके बीच में किस टॉपिक पे बात हुई। तो सबसे पहले जो है एक बायलैटरल डॉक्यूमेंट साइन किया गया और कुछ प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के ऊपर, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहली प्रोजेक्ट अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स में कुछ प्रोजेक्ट है, साथ ही ट्रांस बाउंड्री एलिफेंट कंजर्वेशन है। इट मीन्स कि एक दूसरे कंट्रीज़ में जो है जितने भी एलिफेंट है उसको कंजर्व करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कॉपरेशंस देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो यानी कि हम लोग जो डॉक्यूमेंट साइन किए हैं उसमें हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में, हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स में और एलिफेंट कंजर्वेशन में, और कुछ यहाँ पे हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा। तो इन सारे फील्ड में हम लोग काम करेंगे एक दूसरे कंट्री के साथ मिलकर। हेल्थ सेक्टर में भी कॉपरेट किया जाएगा, यानी कि इंडिया के द्वारा ये एश्योर किया गया है कि वैक्सीन जो है वो बांग्लादेश को दिया जाएगा। हमारे यहाँ की कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, जो कि ये दोनों वैक्सीन कहा गया है कि हम लोग बांग्लादेश को भी देंगे जब भी इंडिया में प्रोड्यूस्ड होगा। अब तो हो चुका है, ये तब की बात की जा रही है, दिसंबर की बात, ठीक है, अभी हम लोग फरवरी में है। कल्चर कॉपरेशन की बात करें तो दोनों कंट्री के बीच में आप देखो कि एक कॉमेमोरेट पोस्टल स्टैम्प को इशू किया गया हमारे सरकार के द्वारा, और किस लिए, तो बर्थ सेनेटरी था बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के। तो ये एक कौन थे, ये फाउंडिंग लीडर थे बांग्लादेश के और उस कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनके याद में बर्थ सेनेटरी में इनका क्या हुआ कि पोस्टल स्टैम्प जो है इसको इशू किया गया। तो ये एक कल्चर कॉपरेशंस देखने को मिला। साथ ही बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी कॉपरेशंस भी है, यानी कि दोनों साइड ने ये अग्री किया कि वो यहाँ पे जो फिक्स्ड बाउंड्री है वो भी आप देखो कि उनकी कुछ टेरिटरीज आती हैं और कुछ रिवर्स भी है, जैसे कि इच्छा माती है, काली नदी है और रेंगमोंगल है, हरिबंगा है और खुशियारा रिवर्स है। इन सब में जो है ना यहाँ पे कुछ काम चलेगा। साथ ही ट्रेड पार्टनरशिप भी है, यानी कि व्यापार के ऊपर भी बात हो गया कि बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है हमारे बीच में। कनेक्टिविटी की बात करें तो रेलवे लिंक यहाँ पे होगा, कहाँ से, तो इंडिया की हल्दीबारी से बांग्लादेश की जो है चिलाहाटी तक, तो एक रेलवे कनेक्टिविटी भी यहाँ पे आपका होगा। साथ ही साथ जो है आप लोग देखो कि वाटर रिसोर्सेज, पावर और एनर्जी में भी कॉपरेशंस होगी, यानी कि यहाँ पे बात किया गया है कि जो 6 जॉइंट रिवर है, जैसे कि मानू है, मोहरी है, कोवाई है, गोमती है, दाड़ला है और दुधकुमार है, ये सब यहाँ पे ऐसे 6 जॉइंट रिवर्स है
और साथ ही यहाँ पे एग्री किया गया है कि कुछ प्रोजेक्ट को वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे, जिसमें कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। साथ ही ग्लोबल पार्टनरशिप अगर आप देखोगे तो बोथ कंट्रीज़ जो है अपने एक दूसरे के साथ काम करने के लिए कंटिन्यू रहेंगे, वो भी किसके लिए, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के लिए, साथ ही क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको टैकल करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टोटल 17 गोल है उसको हम लोग की टारगेट है कि 2030 तक अचीव करना है, तो इस टारगेट को अचीव करने में भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और जो माइग्रेंट है, जैसे कि आप लोग को पता है कि बांग्लादेश से आप लोग को जो माइग्रेंट देखने को मिलता है उनके ऊपर भी, उनके राइट के भी प्रोटेक्शंस का यहाँ पे ख्याल किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारे ऊपर हमारा जो है उनके साथ बात किया गया। क्या क्या मुद्दे हैं एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसको कि यहाँ पे अभी इनॉग्रेट किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर पे ध्यान दिया जाएगा। हम लोग बोले हैं कि बांग्लादेश को वैक्सीन देंगे। साथ ही साथ जो है एक कल्चर कॉपरेशंस हम लोग दिखाया है, क्योंकि वहाँ के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और जिनके द्वारा बांग्लादेश को लीडर माना जाता है, उनके याद में उनकी बर्थ सेनेटरी थी, उसमें हम लोग ने पोस्टल स्टैम्प इशू किया। बॉर्डर मैनेजमेंट हम लोग करेंगे, सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। व्यापार के ऊपर तो बात होती ही है ट्रेड पार्टनरशिप को लेकर। कनेक्टिविटी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो है बैठाने की बात की जाती है। साथ ही वाटर रिसोर्सेज, पावर और एनर्जी के ऊपर भी बात की जाती है। उसके अलावा अगर लगा तो ग्लोबल पार्टनरशिप भी, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी हमारी जो पार्टनरशिप है उसमें भी हम लोग यहाँ पे भागीदारी करेंगे। किस किस टॉपिक में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म में। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप लोग को पढ़ना है। इट मीन्स कि कभी भी आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी बायलैटरल समिट देखते हो, या फिर ट्राईलैटरल भी हो गया, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की समिट है, तो सबसे पहले उस समिट में एक्चुअली बात क्या किया जाता है ना, उस चीज़ को आप समझने का कोशिश कीजिए। अब बांग्लादेश तो हमारा यहाँ पे नेबर कंट्री हो गया, जैसे आप लोग देख सकते हो, ये है मैप। अच्छा है, मैप दे देता है अलग से, मुझे यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये है बांग्लादेश की लाइन, ठीक है, बाउंड्री। ओके, यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेघालय, त्रिपुरा है, और फिर यहाँ पे आसाम है। ओके, तो इस तरीके से सारे स्टेट आप देख सकते हो। ये है इतनी छोटू सा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में यहाँ पे एक आइलैंड है, भसन चार आइलैंड, जो कि आप लोगों को पता है कि रोहिंग्या कम्युनिटी को रहने के लिए यहाँ पे इस आइलैंड में जो है बातें की जा रही है। तो इसके बारे में भी ऑलरेडी हम लोग ने बात की थी, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं और भी देखते हैं कि क्या बातें हैं यहाँ पे। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे की बात की जा रही है। तो ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये ट्राईलेटरल है, यानी कि 3 कंट्री यहाँ पे जुड़ी हुई है। बायलैटरल मीन्स 2 कंट्री। ट्रांस बॉर्डर कॉरिडोर है, जो कि यहाँ पे मणिपुर में मोरे और थाईलैंड में जो माई सॉट है उसको यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। ये ग्रांट इन एड इनिशिएटिव है, इंडिया के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है। इंडिया यहाँ पे ग्रांट दे रही है जस्ट टू डेवलप आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसीज़, और इसका एम है कि यहाँ पे जो हमारी आसियान और है, उस आसियान है उससे हम लोग जो है ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, आसियान कंट्री से, और हमारी जो ट्रेड और कॉमर्स है वो ज़्यादा बूस्टअप हो पाएगा। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको 2021 में, इस साल में ये कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही इंडिया के द्वारा और भी यहाँ पे इसी हाईवे को एक्सटेंड किया जा रहा है, वो भी कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपकी कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपका पूरी तरीके से नहीं दिया गया है। हाँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है थाईलैंड, ये है म्यांमार, ठीक है, ये है बांग्लादेश, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कनेक्टिविटी है ये मोरे से, यानी कि ये म्यांमार का जो है मोरे से लेकर ये थाईलैंड का आप देखोगे तो मॉय सॉट तक ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। ये हमारा कहाँ से चलेगा, तो ये इंडिया से चलेगा, और ये यहाँ पे म्यांमार से थाईलैंड तक। इसी को कोशिश किया जा रहा है कि और भी नीचे तक ले जाए, जहाँ पे आपका कंबोडिया, लाओस, ये सारे कंट्रीज है, उसमें भी यहाँ पे चलने की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा बांग्लादेश के साथ रिलेशन कैसा रहा। आपको पता है कि इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है जिनके द्वारा बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ किया गया और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी इस्टेब्लिश किया गया है। कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हम लोग फर्स्ट कंट्री नहीं, हम लोग सेकंड कंट्री है। हमसे पहले भूटान है, जो कि बांग्लादेश को एक कंट्री जैसा रिकॉग्नाइज़ किया था, लेकिन हम लोग बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ किए थे। इस तरीके से हम लोग पहले कंट्री है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एक यहाँ पे वॉर छिड़ गई थी। पहले इसको हम लोग ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। पाकिस्तान 2 तरीके से था, जहाँ पे आज के डेट में उसको वेस्ट पाकिस्तान, और जहाँ पे बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान से कन्वर्ट करके इसको बांग्लादेश बनाया गया दिसंबर 1971 में।
उसके बाद आप देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है, बांग्लादेश हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात है कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो नेबरिंग कंट्री के साथ हमारी रिश्ता अच्छा होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ रिश्ता बेटर हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और हमारा एक इनिशिएटिव भी है जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इनिशिएटिव है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे कनेक्टिंग प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। ट्रेड पार्टनर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स का। हम लोग जो है काफ़ी चीज़ें बांग्लादेश में बेचते हैं और बांग्लादेश हमारे सामानों को इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश एक बहुत ही अच्छा कंट्री है हमारे लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया का एक्सपोर्ट अगर 2018-19 में देखें तो ये $9.21 बिलियन था, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट भी है, क्योंकि इंडिया जो है एक्सटेंसिव और बहुत लंबा, सबसे लंबा जो बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग वो बांग्लादेश के साथ करते हैं। और भी जो हमारे नेबरिंग कंट्री है जैसे कि चाइना है, आपका पाकिस्तान है, लेकिन भूटान है, नेपाल है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ है। तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी की बात यहाँ पे निकल कर आती है, क्योंकि बॉर्डर में आपको पता है कि काफ़ी तरीके की स्मगलिंग होते हैं, आर्म्स का, नारकोटिक भी काम होता है, फेक इंडियन करेंसी की भी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होती है, और विमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की पे भी यहाँ पे काम होता है। तो एक तरीके का आप देखो कि क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको यहाँ पे रोकने के लिए हमें बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर काम करना होता है। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसके डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो हमारा है, सेवन सिस्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं, जो म्यांमार है, सॉरी, जो मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सारे जो हमारे स्टेट है उसको और भी ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखो कि कुछ इश्यूज़ रहती है दो कंट्री के बीच में, यानी कि आप भी अपने पड़ोसी के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव करते होंगे, रिश्ता अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं टकरार ज़रूर रहता है। तो हमारे और बांग्लादेश के बीच में जो रीज़न है डिस्प्यूट का वो है रिवर वाटर डिस्प्यूट लेकर, यानी कि दोनों कंट्री पानी को लेकर बड़ा झगड़ा करते हैं। और कौन कौन से पानी को लेकर, तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन, जो कि एक पार्ट है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मेनली 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी कि इंडिया से होते हुए वो बांग्लादेश में जाती है, ऐसे 54 रिवर है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा झड़प हो जाता है। अब ये डाउट है बायलैटरल जॉइंट जो रिवर कमीशन है उनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी कई बार ये डाउट निकल कर आता है, क्योंकि ये काम कर रही है 1972 से, लेकिन अब तक वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा काम किया जा रहा है इनके द्वारा। साथ ही आप जानते हो कि तीस्ता वाटर है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे गहमा गमी होता है दोनों कंट्री के बीच में, तो तीस्ता वाटर की भी जो यहाँ पे शेयरिंग है ना उसको भी लेकर काफ़ी डिले हो रहा है। और दोनों गवर्नमेंट जो है 2011 से अग्री है, लेकिन अब तक इसके ऊपर जो है कोई भी इस तरीके का बात नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ट्रेड इम्बैलेंस देखने को मिलता है, यानी कि बांग्लादेश में आप देखो तो कई बार ये कंप्लेन होता है कि बायलैटरल ट्रेड जो है ना वो इंडिया की तरफ टिल्ट हो रहा है। जैसे सेम आप लोग देख सकते हो कि इंडिया चाइना का जो ट्रेड है, तो चाइना जो है हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, हम लोग उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते। तो चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है $53 बिलियन तक का भी है, तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वैसे ही यहाँ पे बांग्लादेश का क्लेम है कि हम लोग ज़्यादा, इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देता है लेकिन वो लोग हमें एक्सपोर्ट उतना नहीं करते हैं, तो कोई ये बात पे भी लेकर प्रॉब्लम होता है। और ये चाइना फैक्टर, जो चाइना कार्ड है, ये तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो बांग्लादेश के ऊपर है वो धीरे धीरे कुछ लास्ट ईयर से आप देखोगे कि बढ़ते ही जा रहा है। और कई बार आप देखोगे कि बहुत सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कि ड्यूटी फ्री एक्सेस उसके मार्केट में दिया गया है, तो ये भी एक है। साथ ही बॉर्डर मैनेजमेंट को कई बार लेकर इश्यूज़ होता है, क्योंकि आप देखते हो कि कई बार हमारे कंट्री में जो नक्सलाइट वाला एरिया है वो बांग्लादेश के बॉर्डर में भी कहा जाता है। कई बार हमारे कंट्री में फेक करेंसीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, आर्म्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, विमेन जो है ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, तस्करी होती है। तो ये सारे इश्यूज़ निकल कर आता है, जिससे लगता है कि नहीं, हमारी जो बॉर्डर मैनेजमेंट और जो सिक्योरिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। साथ ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया था तो आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा कंसर्न निकल कर आया था। तो ये जो न्यू सिटीजनशिप लॉ है ना, इससे हमारे इंडियन सिटीजनशिप्स जो है, जो प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी है वो भी बांग्लादेश से, तो इन डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पुअर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो रिलीजियस माइनॉरिटी है बांग्लादेश की, तो उनकी हम लोग अच्छे तरीके से नहीं, लेकिन वो बेचारे हैं इसलिए हम लोग उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी बांग्लादेश वाले सोच रहे थे। तो ये कुछ ऐसे फॉलोइंग फैक्टर्स है जिनके ऊपर हमारी इश्यूज़ जो है वो बनी रहती हैं। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हो कि क्या क्या स्टेप्स लिया गया है जिससे कि हम दोनों कंट्री आपस में अपनी रिलेशंस को और ज़्यादा बेटर कर सके। तो रिवर वाटर की शेयरिंग पे अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग 1 अक्टूबर 2019 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किए हैं, और जिसमें कि फेनी रिवर जो है ना उसकी हम लोग यहाँ पे वाटर शेयरिंग के ऊपर बात किए थे।
फ्यूल पाइपलाइन भी है, यानी कि इंडिया के द्वारा आप देखते हो कि ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है कि इंडिया बांग्लादेश जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन है उसको डेवलप करें। और 2018 में मेनली ये इनॉग्रेट किया गया था, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे इस पाइपलाइन से, तो डीजल सप्लाई करेंगे बांग्लादेश को। यानी कि यहाँ पे सिलीगुड़ी जो हमारा रीजन है इंडिया में, उससे यहाँ पे पर्वतीपुर जो बांग्लादेश में है, उससे सिलीगुड़ी से पर्वतीपुर जो बांग्लादेश में है वहाँ तक डीजल जाएगा। तो ये पाइपलाइन हम लोग बना रहे हैं। और काफ़ी असिस्टेंस भी प्रोवाइड किए हैं कोविड-19 के टाइम में। कोविड-19 के टाइम में आप लोगों को पता है कि काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमारे यहाँ टेस्ट किट यहाँ पे दिया गया था, पीपीई किट जो है वो दिया गया था, मेडिसिन वगैरह और ऑनलाइन ट्रेनिंग मेडिकल प्रोफेशंस का वो भी यहाँ पे बांग्लादेश को प्रोवाइड किया गया था। साथ ही हम लोग ट्रेड फैसिलिटेशंस भी दे रहे हैं। मई 2020 में दोनों कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल जो इनलैंड वाटर ट्रांजिट और ट्रेड है उनके ऊपर बात की गई थी, और 2 न्यू रूट को भी ऐड किया गया, 5 यहाँ पे नए पोर्ट्स को यहाँ पे लाया गया। फिनेंशियल एड भी हम लोग देते हैं, यानी कि हमारे द्वारा 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट जो है वो बांग्लादेश को दिया गया है लास्ट डिकेड्स में, जिसकी एक कॉस्ट कितनी है, तो टोटल $8 बिलियन तक का है। और वो बांग्लादेश में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए, जैसे कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, शिपिंग हो गया, पोर्ट्स हो गया, तो इन सबको यहाँ पे डेवलप करने के लिए इंडिया के द्वारा 3 यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट दिए गए। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अब यहाँ पे इसको समझिए। तो इससे आप पहले यहाँ पे समझिए कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। देखिए एक कस्टमर है, मान लीजिए कि ये बांग्लादेश है, ये हमारे इंडिया का बैंक है एसबीआई, ठीक है। तो बांग्लादेश को हमने यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। अब लाइन ऑफ क्रेडिट मीन्स कि एक आपका पेपर होता है जिसमें कि लिख के दे दिया जाता है एक लिमिट अमाउंट कि आप यहाँ पे अपने कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी भी चीज़ के खर्च के लिए आप अपने कंट्री में बैंक से बोरो कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट लिख कर दे दिए, $8 तक दे दिए, $8 बिलियन, ठीक है। तो $8 बिलियन का यहाँ पे इनको लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को दे दिया गया। अब बांग्लादेश जब भी अपने यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट चलाएंगे, जैसे कि रेलवे के खर्च के लिए वो लोग अगर पैसे निकालेंगे तो बैंक से निकाल लेंगे। जब बैंक से वो पैसे लेंगे तब उनको वो जितना पैसा लेंगे, यानी कि $8 बिलियन तो हम लोग टोटल दिए हैं, और बांग्लादेश को निकालना कितना है, तो उससे लिमिट में उतने ही निकालना, वो उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। तो वो जितना भी विड्रॉ करे, मान लीजिए कि एक टाइम में $1 बिलियन वो विड्रॉ कर रहे हैं, वो उतना अगर ले रहे वन, ठीक है, तो $1 बिलियन अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो उस जितना भी वो विड्रॉ कर रहे हैं उसके बेसिस पे उनको इंटरेस्ट जो है पे करना है, ठीक है। तो वो जितना विड्रॉ करेंगे उनके बेसिस पे, लेकिन एक लिमिट तक हम लोग दे देते हैं कि ठीक है ये पेपर आप लोग लीजिए और जाइए अपने कंट्री में आराम से उस बैंक के ब्रांच, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एसबीआई का अगर ब्रांच हमारा बांग्लादेश में है तो वहाँ से आप लोग ले लीजिए, या फिर वहाँ के बैंक से आप ले लीजिए, और यहाँ हमें पता चलते रहेगा, और साथ ही साथ आप ही इंटरेस्ट जो है उसी अमाउंट में आप पे करोगे, ठीक है। तो ये होता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट आप देखते हो कि इंडिया के द्वारा काफ़ी हद तक दिया जाता है दूसरे कंट्री को। अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे आप लोग जाते हो अपने रिश्तेदारों के घर पे, तो वो आपको कुछ मिठाई खाने के लिए पैसा दे देते हैं, नानी दादी जो आप लोग देखते हो कि कुछ हाथ में पैसे थमा देते हैं, तो वो यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं कि लो बेटा लाइन ऑफ क्रेडिट लो, तुम जो है ना तुमको यहाँ पे देते हैं 5,000 रुपये देते हैं। अब जब तुमको मिठाई खाने का मन करेगा तो तुम बैंक से जाकर ये 5,000 जो रुपीज़ है उसको विड्रॉ कर लेना, और जितना विड्रॉ करोगे उसके ऊपर तुम अपना जो है ना यहाँ पे जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को भी यहाँ पे भरते रहना, ठीक है। तो रीपे भी वापस करना होता है इंटरेस्ट के साथ, तो ये इस बैंक में देते रहेंगे। तो ये भी बात हो गया। तो ऐसा तो होता नहीं है, वो लोग हमारे नानी दादी लोग जो है हाथ में थमा देते हैं। तो वही चीज़ है कि हम लोग अपने किस तरीके से जो है इंटरनेशनल रिलेशन में ये लाइन ऑफ क्रेडिट चलता है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें अपने दोनों कंट्री के बीच में जो रिवर है ना उसको बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए एक फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि हमारा बेसिन बहुत बड़ा है जिसमें कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन आता है। साथ ही हमें वर्क परमिट को भी अलाउ करना होगा। जैसे आप लोग देखो कि माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा इशू निकल कर आता है। समटाइम्स आप लोग देखो कि जो एनआरसी का इशू था आसाम वाले रीजन में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो ये काफ़ी हद तक बताया गया था कि काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो बांग्लादेश से भागकर इलीगल माइग्रेंट वो किए थे, और कहाँ रह रहे थे, तो आसाम में। तो ये भी इशू हमारे कंट्री से निकल के आती है, और ख़ास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से निकल कर आती है कि बांग्लादेश से काफ़ी लोग आते हैं। तो आए हैं तो उनको परमिट करना चाहिए। रिजॉल्व कैसे करेंगे इशू, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि उनको काम में लगा दो, जिससे कि उनका भी भला होते रहेगा, हमारे देश का भी भला होते रहेगा। साथ ही हम लोग को मीटिंग करना चाहिए, जैसे कि वो भी रेगुलर इंटरवल में, जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल डेटा है दो कंट्री के बीच में उसको हम लोग बेटर तरीके से शेयर कर सकें। साथ ही कुछ प्रोजेक्ट है बांग्लादेश में, तो उसको और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे कि ये पाइपलाइन है जिसमें कि हम लोग डीजल बेच नहीं रहे, भेज रहे
मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है। तो इन सब पे जल्दी काम करना होगा। और जो इशू है नॉन टैरिफ बैरियर के ऊपर, उसको भी देखना है और इफेक्टिव इम्प्लीमेंट करना है जो कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी दोनों कंट्री के बीच में जो रिश्ते हैं ना, उसको और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा पक्के कर सकते हैं। तो ये पूरी रही हमारे और बांग्लादेश के बीच में जो भी रिश्ता है। तो कैसी रिश्ते रिश्ते बहुत अच्छे हैं जब से ये बना है 1971 से। तो अभी वर्चुअल समिट में हम लोग ने देखा कि किस किस टॉपिक पे हम लोग ने बात किया, क्या हमारा बैकग्राउंड है, क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, कैसे फ़ायदेमंद है बांग्लादेश, और कहाँ कहाँ हमारी इश्यूज़ चल रही है किस किस टॉपिक पे, ये सारी बातें हमने देखी। अब हम लोग आते हैं इंडिया वियतनाम वर्चुअल समिट में। तो इस बार भी आप देखो कि इंडिया वियतनाम वर्चुअल समिट हुई है। जैसे अब ये बांग्लादेश के साथ देखे, वैसे यहाँ पे वियतनाम के साथ देखेंगे। तो इस समिट में क्या क्या बात हुई, सबसे पहले इसी चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। 7 एग्रीमेंट्स के ऊपर यहाँ पे साइन किया गया, और क्या क्या एग्रीमेंट है, किस किस फील्ड में यहाँ पे एग्रीमेंट पे साइन किया गया। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर में, न्यूक्लियर पावर में, पेट्रोकेमिकल्स में, रिन्यूएबल एनर्जी, और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में जो इन दोनों कंट्रीज़ का कॉपरेशन होता है, और कैंसर के ट्रीटमेंट में काफ़ी थोड़ी यूनिक देखने को मिलेगी कैंसर के ट्रीटमेंट, और ये जो पीस कीपिंग ऑपरेशन में कॉपरेशन की बातें की जा रही है। तो ये सारी जो यूनिक पॉइंट्स हो जाती है ना दो कंट्री के बीच में जब भी बात होती है, तो उसको ज़्यादातर आप लोग याद रखिए, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं भी आएगा तो आप लोग समझ ही रहे हो कि डिफेंस, न्यूक्लियर पावर, कुछ नहीं तो रिन्यूएबल एनर्जी ही आप लोग लिख दो। तो क्योंकि ये भी आपका ट्रॉपिक कंट्रीज़ ही है, तो इसलिए ये सारे कॉमन पॉइंट्स हो जाते हैं। ट्रेड भी लिख सकते हो आप लोग, लेकिन जो एक अनकॉमन पॉइंट्स होते हैं ना, उनको ज़रूर आप लोग स्टामक रखिए। जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट भी लाया गया, किसके लिए, तो पीस, प्रॉस्पेरिटी और पीपल्स के लिए। एक प्लान ऑफ एक्शन है, 2 साल का यहाँ पे पीरियड्स में यहाँ पे आपका एक्शन रखा गया है। साथ ही कुछ और भी अनाउंसमेंट है, जिसमें कि यहाँ पे जो 554 हाई स्पीड गार्ड बोर्ड है, जो कि यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है वियतनाम बॉर्डर गार्ड के लिए, तो वो भी यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना है। और इसके लिए 100 मिलियन डिफेंस, देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल $US यहाँ पे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वियतनाम को। तो आप लोग समझ गए लाइन ऑफ क्रेडिट। अब कोई भी कंट्रीज़ के बीच में आप लोग लाइन ऑफ क्रेडिट पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों यहाँ पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कैसे पैसे दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है, यानी कि वो सारे प्रोजेक्ट जिससे कि बनने से, उसको लागू करने से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट जो है बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, तो उसको भी यहाँ पे 5 ईयर से 10 ईयर्स में उसको यहाँ पे कमेंस करना है। ठीक है, ये एक शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड का ये प्रोजेक्ट होता है, यानी कि क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो है आपका बहुत ही कम समय का प्रोजेक्ट होता है, तो उसको कंप्लीट करने की बात की गई है। साथ ही बायोलेटरल प्रोजेक्ट जो इंसाइक्लोपीडिया ऑन इंडिया वियतनाम सिविलाइजेशन एंड कल्चर इंट्रैक्शंस का है, उसको भी लॉन्च किया गया। कुछ न्यू डेवलपमेंटल पार्टनरशिप भी यहाँ पे किया गया हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट है जिसमें कि यहाँ पे इस बार बात किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि वियतनाम हमारे लिए कैसे सिग्निफिकेंस है, कैसे ये हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, वियतनाम एक इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारे इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इससे पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी। जब मोदी जी आए तो सोचे कि बहुत देख लिए ईस्ट की तरफ, अब काम भी करना चाहिए, तो उसके लिए वो ईस्ट में काम भी कर रहे हैं। जैसे कि आपका ये सारे कंट्रीज़ आते हैं, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, तो ये सारे कंट्रीज़ में काम किया जा रहा है। एक वर्चुअल पार्टनर है हमारे इंडो पैसिफिक रीजन का, और साथ ही साथ जो यहाँ पे सागर पॉलिसी है, जो सिक्योरिटी फॉर ऑल इन इंडियन ओशन रीजन का, तो इस पॉलिसी के अंदर भी वियतनाम आता है। साथ ही आप देखो इंडिया का सपोर्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, इंडिया का सपोर्ट जो आप देखोगे, इंडिया और वियतनाम जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एज ए नॉन परमानेंट मेंबर है ये दोनों यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के, और ये 2021 से ये दोनों कंट्री यहाँ पे बने। आपको पता है कि हमारे कंट्री से भी यहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं। तो 2 साल का हमारा कार्यकाल है 2021 से 22 तक। तो यहाँ पे वियतनाम भी उसी समय ये चूज़ किए गए, तो इसलिए यहाँ पे हमारा कॉपरेशंस भी है। और चाइना को काउंटर करना है, जैसे कि चाइना का दबदबा, डोमिनेंस हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो उसको देखते हुए इंडिया और वियतनाम दोनों ने यहाँ पे चाइना का जो ये एग्रेसिव एक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं। ट्रेड पोटेंशियल भी आप लोग देख सकते हो। वियतनाम एक 8 लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का एक्सपोर्ट का। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, तो बांग्लादेश है, उसी में से 8 नंबर पे आता है वियतनाम। और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है एशियान रीजन में। एशियान आप लोग जानते हो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, तो यहाँ पे 10 कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि म्यांमार, ये वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रुनई, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारे कंट्रीज़ इसमें है, तो वियतनाम भी है। तो सेकंड लार्जेस्ट आपको देखने को मिलेगा जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपने सामान को, वो यहाँ पे वियतनाम को करते हैं आसियान रीजन में। और ऐसे अगर ओवरऑल में देखें तो 8 लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है,
तो हाई पोटेंशियल है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जिसमें कि अब हमारी बात क्या हो रही है कि हम लोग इंपोर्ट कम से कम करेंगे और हम लोग अपने कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ उसको हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे, साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट भी करेंगे। इस बार का बजट आपने देखा काफ़ी ज़्यादा डिफेंस में एलोकेशन किए गए हैं। तो वियतनाम में आप जानते हो कि काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया जाता है, यानी कि मिलिट्री इक्विपमेंट को यहाँ पे होस्ट करने के लिए सोचा जा रहा है और एक्वायर किया जा रहा है, जिसमें इंडिया का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ध्रुव हेलीकॉप्टर है, ब्रह्मोस मिसाइल है। तो ये सारे कुछ ऐसे आपके हेलीकॉप्टर मिसाइल सिस्टम है जो कि यहाँ पे आपको इंडिया में तो है ही, अब वियतनाम में भी इसको दिया जाएगा। साथ ही इससे क्या होगी, हमारे डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाएगी और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो वियतनाम में और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो पाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो इंडियन कंपनीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, वो भी वियतनामीज़ की वाटर में, जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है, क्योंकि साउथ चाइना सी आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथ ही आप लोग देखो कि इंटीग्रेशन है हमारा सप्लाई चेन के लिए, तो पार्टनरशिप जो हम लोग वियतनाम के लिए कर रहे हैं, इससे इंडिया का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलेगा, जिससे कि हम लोग बहुत हद तक जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें आ पाएंगे, स्पेशली कोविड-19 के बाद। और वियतनाम का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन के साथ, इससे क्या होगा ना कि ग्लोबल ट्रेड रिजिम में इसका जो एक ओहदा है, रोल है, वो यहाँ पे इन्हेंस हो पाएगा। साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात करें तो 50% जो इंडिया का ट्रेड है वो यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में ही होता है, और इंडियन ओशन में 90% तक का इंडिया का ट्रेड होता है। तो इंडियन ओशन में ही आपको वियतनाम भी देखने को मिलेगा, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्पज़ से। साथ ही जो कन्वर्जिंग इंटरेस्ट है उसको भी फुलफिल किया जा रहा है। इट मीन्स कि आप देखोगे कि मल्टीपल डोमेन ऐसे हैं जहाँ पे हमारे सिमिलर इंटरेस्ट है, जैसे कि इकॉनमी को लेकर, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को डील करना, या फिर आप लोग देख सकते हो टेररिज्म है उसको काउंटर करना, या फिर जैसे नेचुरल डिजास्टर है उसको टैकल करना, वाटर सिक्योरिटी है। तो ये सारे कुछ ऐसे फील्ड है जहाँ पे इंडिया और वियतनाम का जो मोटिव है वो एक है। तो ये सारे कुछ ऐसे रीजन है जिसके कारण हमें हमारे लिए वियतनाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें यहाँ पे क्लोजर पीपल टू पीपल एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कल्चर और जो सिविलाइजेशन हेरिटेज है, जैसे कि बुद्धिस्ट और जो चार्म यहाँ पे कल्चर्स है, उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं। साथ ही इकोनॉमिक कॉपरेशंस को भी इन्हांस करने की ज़रूरत है, जिसमें कि हमारी ई कॉमर्स हो गई, हमारे रीजनल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। साथ ही इंडिया के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है कुछ पॉसिबल जो चीज़ें हैं, जिससे कि हम लोग वियतनाम के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है उसको और स्ट्रेंथन कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि दोनों कंट्री जो है इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन के मेंबर है, बिम्स्टेक के भी मेंबर है, जो कि है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉपरेशंस में। साथ ही साथ हमारी जो जॉइंट विज़न है डिफेंस कॉपरेशंस, जो कि 2015 से 20 तक चला 5 ईयर्स में, तो उसको और ज़्यादा हमें रिन्यू करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे डिफेंस सेक्टर्स में हमारी कॉपरेशंस और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन कोई भी रिलेशन अच्छी नहीं होती है, जैसे आप लोग को भी पता है कि आपके पड़ोसी के साथ आपकी कहीं ना कहीं मतभेद रहती होगी। तो वियतनाम के साथ हमारा क्या मतभेद है, तो कुछ एरिया ऑफ कंसर्न देख लेते हैं। डिफेंस कॉपरेशन में जो हमारा रिलक्टेंस है, इट मीन्स कि आप लोग देखो कि कोई विजिबल ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि इंडिया से ना डिफेंस इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा हद तक ये परचेज़ नहीं किया जा रहा वियतनाम के द्वारा। साथ ही आप देखो तो चाइनीज़ क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, रिच है यहाँ पे, मिनरल्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, तो मेटल्स वगैरह, तो इसलिए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन चाइना का क्लेम रहता है। साथ ही यहाँ पे RCEP, जो यहाँ पे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट से हम लोग बाहर निकले हैं, पार्टनरशिप से जो हम लोग बाहर निकले हैं, तो इससे क्या है ना कि हम लोग खुद को, इंडियन गवर्नमेंट का ये डिसीजंस है कि इंडिया को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा जो ट्रेड रिलेशन है वियतनाम से, और एक्टिवली जो हमारा पार्टिसिपेशन है रीजनल सप्लाई चेन में, तो ये सारी चीज़ों से हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बहुत सारे ऐसी चीज़ है जिससे कि हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस RCEP से बाहर निकले हैं। मेन तो हमारा चाइना ही है, अगर RCEP ज्वाइन कर ले जिसमें चाइना भी है, तो फिर तो उसको एक फ्री मिल जाएगा कि सारी सामान। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ग्रोथ जो ट्रेड में है वो इनकन्सिस्टेंस है, क्योंकि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है ना उसमें काफ़ी हद तक डिफरेंस देखने को मिलता है। और डायरेक्ट कनेक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें व्यापार का इंडिया और वियतनाम के बीच में, तो वो भी कम है, इतना ज़्यादा तो अच्छा है नहीं।
फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि जो बायलैटरल ट्रेड है हमारा अप्रैल से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में, तो ये काफ़ी कम हो चुका है, यानी कि 9.89 बिलियन डॉलर का था। वहीं अगर हम लोग 2018-19 में देखें तो ये कितना था, 13.69। लेकिन ये 2019 में ये कम हो चुका, हमारा 13 से 9 में चला गया। तो इसलिए हमारा जो वॉल्यूम है बायलैटरल ट्रेड का इंडिया और वियतनाम के बीच में, ये भी कम होते जा रहा है। तो ये भी एक तरीके का एरिया ऑफ कंसर्न ही है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हम लोग देख लिए। आइए एक बार हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं। हाँ, और साथ ही आप लोग देखिए कि इंडिया वियतनाम का रिलेशन कैसा है। तो बायलैटरल अगर रिलेशन देखिए दो कंट्री के बीच में, तो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी कि 2007 में इस लेवल से हमारा स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2016 में हम लोग आए। इंडिया और वियतनाम की अगर बात करें तो क्लोज यहाँ पे कॉपरेट है हम लोग। जैसे कुछ फोरम है आसियान का, ईस्ट एशिया समिट का। लेकिन एक याद रखिएगा, आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। ठीक है, आसियान के साथ ही एक मीटिंग होती है ईस्ट एशिया समिट, जहां आसियान की मीटिंग होती है वहीं पे एक दो दिन के बाद ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग होती है। तो इंडिया ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग में जाता है, जहां से आसियान के 10 नेशन के साथ वो मीटिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, उसी को लेकर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ईस्ट एशिया समिट के साथ काम करते हैं। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन है, असीम है जिसमें कि एशिया यूरोप मीटिंग है, यूनाइटेड नेशन है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि हम लोग एक सेम प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, इंडिया और वियतनाम। बायलैटरल ट्रेड हमारा कितना है, तो 200 मिलियन डॉलर था, वो भी 2000 के ईयर में। लेकिन वहीं अगर हम लोग 1920 में देखें तो ये हमारा 12 बिलियन डॉलर तक आ चुका है। तो ये भी एक बड़ी बात है, इसको ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। अब देखते हैं कि हम लोग ने रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग ने पढ़ा। तो सबसे जो यूनिक है कि हम लोग जो 7 एग्रीमेंट में साइन किए, सबसे पहला है यहाँ पे कि पीस कीपिंग ऑपरेशन में हम लोग कॉपरेट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यहाँ पे काम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेंगे, पेट्रोकेमिकल पे, डिफेंस में, न्यूक्लियर पावर में। तो ये याद हो गया। उसके बाद हम लोग देखें कि वियतनाम कैसे सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। तो हमारा इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को लेकर, साथ ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी सपोर्ट है चाइना को काउंटर करने के लिए। हमारा ट्रेड पोटेंशियल है कि हम लोग अच्छा खासा जो है यहाँ पे डंप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करने के लिए, साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम लोग इंडियन ओशन रीजन के ही कंट्री हैं। और साथ ही कुछ कॉमन इंटरेस्ट है जिसको पूरी करने के लिए हम लोग एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। कुछ एरिया ऑफ कंसर्न है, जैसे कि आप लोग देखो कि हमारा डिफेंस कॉपरेशंस जो है बहुत हद तक सही नहीं है। चाइना का क्लेम बढ़ते जा रहा है साउथ चाइना सी में। इंडिया के द्वारा ये भी ऑप्ट किया गया है कि आरसीईपी से बाहर रखेंगे। और जो ट्रेड में, व्यापार में जो हमारा ग्रोथ है वो बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में भी काफ़ी अच्छी बातें बताई गई है जिसको हम लोग ने डिस्कस किया। अब आज के लिए इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रेक्सिट ट्रेड डील। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये लंबी है, अभी मैं इसे स्टार्ट करूँगी तो 1 घंटा जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको मैं कल से स्टार्ट करूँ, जिससे कि बेटर तरीके से फ्रेश आप लोग जो है इस लेसन को देखो। आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इंडिया बांग्लादेश और इंडिया वियतनाम की रिलेशन को देखें। तो मिलते हैं कल। अगर आपको आज की लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप फ्री है कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और डेली 4 बजे वीडियो देखने के लिए आप लोग को एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे। तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं कल। थैंक यू।